तो चिल्ड्रन, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है गॉस लॉ। चिल्ड्रन, गॉस लॉ एक शॉर्टकट है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिसकी मदद से आप तुरंत फ्लक्स निकाल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट फिलहाल मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक कुछ करके दिखाता हूँ। लेट मी शो यू सम डेरिवेशन। कुछ डेरिवेशन वेरिएशन करते हैं, कुछ रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट की मदद से समझेंगे गॉस लॉ क्या है। तो मेनली गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ एक शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लक्स का पता लगा सकते हैं। तो चिल्ड्रन, एक काम करते हैं, एक चार्ज Q ले लेते हैं। तो ये एक चार्ज है Q और इस चार्ज को एक इमेजिनरी स्फीयर में बंद कर देते हैं। तो ये इमेजिनरी स्फीयर है। इस इमेजिनरी स्फीयर में मैंने इस चार्ज को बंद कर दिया। ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी स्फीयर है, इसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। गॉसियन सरफेस क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये आइडिया गॉस को आया था। तो इस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। और ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। इस तरह से 3D स्फीयर है, सर्कल नहीं है, फ्लैट सर्कल नहीं, इट्स अ स्फीयर। तो ये चार्ज पूरी तरह से अंदर बंद है। इस चार्ज का गॉसियन स्फीयर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर बंद होना जरूरी है। एनक्लोज्ड होना चाहिए अच्छे से, सब बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, अब इस स्फीयर का एक छोटू सा एरिया कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो चिल्ड्रन, इस छोटू से एरिया का नाम दे देते हैं DA। DA क्या है? इस स्फीयर का छोटू सा एरिया। नाउ चिल्ड्रन, अगर ये छोटू सा एरिया है तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन तो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जो सरफेस है, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर जाऊं तो मुझे मिलेगा डायरेक्शन ऑफ एरिया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। नाउ चिल्ड्रन, ये जो चार्ज है +Q, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो +Q की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो +Q से दूर भागेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? +Q की वजह से। अब चिल्ड्रन, ये जो छोटू सा एरिया है, इस छोटू से एरिया से छोटू सा फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो जो छोटू सा फ्लक्स पास हो रहा होगा d फाई, उसकी वैल्यू हो रही होगी E इंटू एरिया कितना है? DA इंटू कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0। तो जो छोटू सा फ्लक्स क्रिएट हुआ होगा वो होगा E इंटू डी, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है। देयरफॉर अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करता हूं मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। नाउ चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज ने क्रिएट किया। कितनी दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं? रेडियस पे। हम इससे रेडियस जितना ट्रैवल करके यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय KQ बाय R² इंटू DA। ये हो जाएगा फ्लक्स। d5 को इंटीग्रेट करोगे तो फाई आ जाएगा ना। तो जो फ्लक्स है, K कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, Q कांस्टेंट, R² कांस्टेंट, इंटीग्रेशन DA। देयरफॉर जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा KQ R²। इंटीग्रेशन DA मतलब छोटे छोटे एरियाज को अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? छोटे छोटे एरियाज को अगर ऐड करोगे क्या मिलेगा? पूरा एरिया। किसका पूरा एरिया? स्फीयर का पूरा एरिया। स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4πr²। तो R² से R² कट गया। तो जो फ्लक्स होगा, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू Q इंटू 4π। तो 4π भी कट गया। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0।
तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस गॉसियन सरफेस से? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ चिल्ड्रन, इस Q की खासियत देखो। इस Q की क्या खासियत है? इस Q की खासियत यह है कि ये जो चार्ज है ये पूरी तरह से अंदर है इस स्फीयर के, गॉसियन सरफेस के। तो ये जो चार्ज है ये चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। ये जो चार्ज है ये गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये चार्ज बाहर नहीं होना चाहिए स्फीयर के, ये चार्ज अंदर होना चाहिए। और चिल्ड्रन, इस फॉर्मूला को बहुत 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 ध्यान से देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस फॉर्मूले में। हमने डेरिवेशन में एक स्फीयर का इस्तेमाल किया, लेकिन एंड रिजल्ट में स्फीयर की कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई नहीं दे रही है। यहां पे स्फीयर से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्फीयर का रेडियस नहीं है, यहां स्फीयर का एरिया नहीं है, स्फीयर का वॉल्यूम नहीं है। तो जो फाइनल फ्लक्स है इट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड ए कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। द फाइनल रिजल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन स्फीयर। देखो, कहीं भी स्फीयर का कोई भी चीज दिख रहा है क्या? स्फीयर का रेडियस दिख रहा है क्या? स्फीयर का एरिया दिख रहा है क्या? स्फीयर का वॉल्यूम दिख रहा है क्या? इस रिजल्ट में स्फीयर की कोई भी चीज दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो एंड रिजल्ट है ये किसी भी शेप के लिए वैलिड है। तो दिस एंड रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी शेप। तो इट इज वैलिड फॉर एनी शेप। तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप गॉसियन सरफेस का जो मर्जी वो शेप ले सकते हो। तो यू कैन टेक एनी शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, बस ये चार्ज अंदर बंद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो व्हाट इज द फ्लक्स? द फ्लक्स इज गिवन बाय चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलो, अभी अभी हमने देखा द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, the total flux through any Gaussian surface is given by the charge enclosed by that Gaussian surface upon epsilon naught. यही है गॉस लॉ। नाउ चिल्ड्रन, ये आपको दिख रहा है फ्लक्स। ये फ्लक्स तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो गॉस लॉ को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। चिल्ड्रन, देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एज मैक्सवेल। मैक्सवेल नाम का बंदा था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उसने क्या किया, इस इक्वेशन को कैलकुलस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है, इसको अगर कैलकुलस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू छोटू सा एरिया डी ए। ये हो जाएगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चिल्ड्रन, यहां पे है ना एक छोटा सा गोला बनाते हैं। ये गोला रिप्रेजेंट करता है कि जो स्पेस है वो एनक्लोज्ड स्पेस होना चाहिए, बंद जगह होनी चाहिए। तो चिल्ड्रन, इस इक्वेशन को कहा जाता है, ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर गॉस लॉ। मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर गॉस लॉ। तो ये मैक्सवेल का इक्वेशन है, गॉस लॉ से डिराइव हुआ है, इसीलिए इसे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर गॉस लॉ कहते हैं। और गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ ये है। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो जो फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस का वो होगा कितना चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक शॉर्टकट है। अब आपको इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। बस कितना चार्ज अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो चिल्ड्रन, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इन गॉसियन सरफेसेस में कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो चिल्ड्रन, गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ बोलता है जो फ्लक्स पास हो रहा होगा इन गॉसियन सरफेसेस के थ्रू वो हो रहा होगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस स्फीयर के अंदर, इस रैंडम गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है? Q1 प्लस Q2 भी इसके अंदर बंद पड़ा है और माइनस Q3 भी इसके अंदर बंद पड़ा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सरफेस। बड़ी आसानी से फ्लक्स मिल गया, इस सरफेस का फ्लक्स बड़ी आसानी से मिल गया।
अब इस सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? Q1 भी एनक्लोज्ड है, माइनस Q2 भी एनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चिल्ड्रन Q4 एनक्लोज्ड नहीं है, Q4 बाहर था, तो यहां Q4 नहीं आया। यहां Q3 बाहर था, तो फ्लक्स के कैलकुलेशन में Q3 को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। सो दीज आर द फाइनल आंसर्स। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहां पे 4 चार्जेस दिए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4, और आपको बताना है पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है। Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से या Q4 की वजह से। ये है हमारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो चलिए वीडियो पॉज करके सोचो। अगर आपका आंसर सी है तो आपका आंसर गलत है। अगर आपका आंसर डी है तो आपका आंसर सही है। तो ऐसा क्यों भाई? ये रॉन्ग क्यों, ये राइट क्यों? सीधम क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, आंखें फाड़ फाड़ के। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, फ्लक्स के बारे में नहीं। अगर मैं फ्लक्स के बारे में पूछता तो ये करेक्ट आंसर होता, क्योंकि गॉस लॉ का लेना देना तो फ्लक्स के साथ है। द फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर क्या मैंने फ्लक्स के बारे में पूछा? नहीं ना। तो चार्ज एनक्लोज्ड का आंसर क्यों टिक किया? मैं तो फ्लक्स के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी वजह से होगा ना। Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 से दूर भागेगा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से दूर भागेगा, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 से दूर भागेगा, और Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q4 से भागेगा, दूर भागेगा। तो चिल्ड्रन, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों की वजह से है, लेकिन जब हम गॉस लॉ नाम का शॉर्टकट यूज करते हैं तब उस शॉर्टकट में Q4 को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो एनक्लोज स्पेस के बाहर है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो चलिए इसका आंसर तो बहुत ही आसान है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज कितना है क्यूब के अंदर? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी इजी क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन बेस्ड है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। मतलब ये जो फ्लक्स था ये पूरे क्यूब का था। अब आपको पूछ रहे हैं कि उन्हें पूरे क्यूब का फ्लक्स नहीं चाहिए, सिर्फ इस किसी भी एक फेस का, ये नीचे वाला फेस ले लेते हैं, सिर्फ इस एक फेस का फ्लक्स चाहिए। अब कैसे करें भाई? नाउ चिल्ड्रन, ये जो चार्ज है Q, ये 6 के 6 प्लेट से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक बीचों बीच है क्यूब के। तो कौन से फेस को ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, कौन से फेस को कम फ्लक्स मिलेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। सारे फेसेस को बराबर बराबर फ्लक्स मिलना चाहिए, क्योंकि Q ठीक क्यूब के बीचों बीच है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो एक प्लेट से ज्यादा पास है, दूसरे प्लेट से कम पास है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सारे प्लेट से इक्वल डिस्टेंस है। तो ये जो फ्लक्स है क्यूब का, ये 6 के 6 प्लेट में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ वन फेस? द फ्लक्स ऑफ वन फेस विल बी Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरे क्यूब का आंसर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ एक फेस को कितना मिलेगा? 6 फेस है, 6 फेस को इतना मिला, तो एक फेस को कितना मिलेगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, एक चार्ज है, वो इस कॉर्नर में रखा है। तो वो चार्ज का कुछ हिस्सा बाहर है क्यूब के और कुछ हिस्सा अंदर है। अब क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है? तो चिल्ड्रन, हमें पता है फ्लक्स का वैल्यू होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज एनक्लोज हुआ है वो चार्ज तो सिर्फ इतना सा है, देखो सिर्फ इतना सा पार्ट एनक्लोज्ड है, बाकी पार्ट तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, इस क्यूब के बाहर है। तो ये कितना है चिल्ड्रन? ये अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि अगर ये एटम है और ये कॉर्नर पे है तो उसका सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होता है। तो ये जो चार्ज है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर है। तो अगर पूरा चार्ज Q है तो सिर्फ Q/8 पार्ट
इसके अंदर एनक्लोज्ड है, बाकी पूरा 7/8 बाहर है। तो चिल्ड्रन ये आंसर है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये जो आंसर है ये सही नहीं लगेगा। उनको लगता है नहीं नहीं 1/8 अंदर नहीं है, 1/4 अंदर है, हाफ अंदर है, अलाना अंदर है, फलाना अंदर है, ठिकाना अंदर है। तो आप सबके डाउट को ख़त्म करने के लिए मैं ये 100% प्रूव कर दूंगा कि ये 1/8 ही अंदर है। और ये प्रूव करने के लिए मैं आपको एक आलू काट के दिखाता हूँ। तो चिल्ड्रन ये रहा आलू। अब इस आलू को मैं टुकड़े करूँगा। तो ये कर दिए मैंने आलू के 2 पीस। तो अब 2 पीस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं देयर आर 2 पीसेस। अब इन 2 पीस को और काटेंगे। तो 2 पीस और कर दिए, 1 पीस के 2 और हो गए और इसके भी 2 और कर देंगे। तो अब आलू के टोटल 4 पीस हो चुके हैं। अब फिर से इन्हें और टुकड़े करूंगा इनके। सो नाउ यू कैन सी कि इस आलू के 4 टुकड़े, इस पीस के 4 टुकड़े और इस दूसरे पीस के भी अब मैं 4 टुकड़े कर दूंगा। तो ये 4 टुकड़े हो गए और इसके और 4 टुकड़े हो चुके हैं। सो टोटल मिला के अब हमारे पास इस आलू के 8 टुकड़े हैं। अब इनमें से एक टुकड़ा उठा के मैं दीवार के कॉर्नर पे रख के दिखाता हूं। तो चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आलू है इसका 1/8 पार्ट कॉर्नर पे मैंने चिपका दिया है दीवार के। यानी कि इस आलू का सिर्फ 1/8 पार्ट दीवार के अंदर की तरफ आ रहा है, बाकी जो 7/8 पार्ट होगा वो दीवार के बाहर की तरफ होगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि 1/8 पार्ट ही अंदर रहेगा। तो चिल्ड्रन इस आलू के एक्सपेरिमेंट से पक्का प्रूव हो गया है कि 1/8 पार्ट ही इस कॉर्नर में रह सकता है, क्योंकि आलू के मैंने किए थे 8 टुकड़े, 8 में से एक ही टुकड़ा कॉर्नर पे चिपका रहा। 2 टुकड़े नहीं चिपका पाओगे आप कॉर्नर पे। अगले क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये चार्ज एज पे है तो कितना फ्लक्स होगा। चलिए ये चार्ज अगर एज पे होता है ना तो ये आधा अंदर आधा बाहर नहीं, 1/4 अंदर होता है। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर कोई एटम एज पे है तो वो 1/4 अंदर होता है यूनिट सेल के। अब इसके लिए मैं बार बार आलू का एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और अगर आपको गलत लग रहा है कि ये 1/4 अंदर है तो खुद एक आलू काटो और उसको दीवार के एज पे रखने की कोशिश करो। 1/4 आलू दीवार के एज पे चिपक पाएगा, आधा आलू नहीं चिपकेगा। अगर आपको लगता है एज पे आधा आलू चिपकेगा तो आप प्लीज मुझे एक वीडियो बना के भेजो, एक आलू को आधा कट करके दीवार के इस तरह से एज पे रख के दिखाओ मुझे। तो ये आधा आलू नहीं चिपक पाएगा, यहाँ पे आधा चार्ज अंदर नहीं है, 1/4 चार्ज अंदर है। तो इस केस में जो आंसर होता है वो होता है Q/4ε0। अब अगले क्वेश्चन में बोला है कि ये चार्ज फेस पे रखा है, कॉर्नर पे नहीं, एज पे नहीं, फेस पे। तो जब फेस पे हम अंदर रखेंगे तो आधा चार्ज अंदर और आधा चार्ज बाहर रहेगा। तो इस केस में आंसर आएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/2ε0। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, एक प्लेट है, इस प्लेट का साइड है A और एक स्क्वायर प्लेट है। तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, A। तो एक स्क्वायर प्लेट है और यहां से ठीक बीचों बीच से a/2 ऊपर, a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है Q। तो इस प्लेट के थ्रू कितना फ्लक्स है ये आपको बताना है। तो चलन अगर इसे नॉर्मल तरीके से किया जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसे इंटीग्रेशन से किया जाए तो लगभग नामुमकिन है इसका आंसर निकालना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन चिल्ड्रन हमने गॉस लॉ सीखा है, गॉस लॉ एक शॉर्टकट है। तो अब मैं क्या करूंगा, गॉस लॉ लगाने की कोशिश करूंगा। पर एक प्रॉब्लम है, गॉस लॉ के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो होना चाहिए एनक्लोज्ड सरफेस। क्यों तो एनक्लोज नहीं है, क्यों तो बाहर घूम रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एनक्लोज सरफेस बनाऊंगा। तो ये देखो मैं एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। तो मैं एक इस तरीके का गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब देखो चिल्ड्रन सिचुएशन क्या हो गई है। अब ये चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस के क्यूब के अंदर है। तो द फ्लक्स ऑफ एंटायर क्यूब कितना हो जाएगा, Q/ε0।
और ये चार्ज क्यूब के ठीक बीचों बीच बैठा है, तो इस प्लेट का कितना फ्लक्स हो जाएगा? अब तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान हो गया है। द फ्लक्स थ्रू द प्लेट इज जस्ट 1/6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो एक फेस के पास इतना फ्लक्स है, तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चार्ज है और ये सिलेंडर का एक पार्ट है, तो चार्ज इस तरह से रखा है। आपको पता लगाना है कि सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ये एनक्लोज नहीं है, तो हम लोग गॉस लॉ लगाने के लिए इसे एनक्लोज कर देते हैं कि इमेजिनरी स्फीयर, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना के हो गया एनक्लोज्ड। जितना सिलेंडर नीचे था उतना ही सिलेंडर ऊपर बना दिया, तो फ्लक्स ऑफ द टोटल सिलेंडर हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें इस टोटल सिलेंडर की जरूरत नहीं है, इस टोटल सिलेंडर के बारे में नहीं पूछा है, हमें तो बस इस नीचे वाले सिलेंडर पे ध्यान देना है। तो फ्लक्स विच इज रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड फ्लक्स इज, तो आधा फ्लक्स ऊपर जाएगा, आधा फ्लक्स नीचे जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। अगर मैं इसको इस तरह से बंद कर दूं तो आधा फ्लक्स ऊपर वाले को, आधा फ्लक्स नीचे वाले को। हमें ऊपर वाले का फ्लक्स तो पूछा ही नहीं है, हमें तो नीचे वाले फ्लक्स निकालना है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस अगले क्वेश्चन में एक सिलेंडर है हमारे पास और चार्ज इसके ठीक बीचों बीच रखा है। तो ये सिलेंडर बना है एक कर्व्ड सरफेस से, ये जो सरफेस दिख रहा है कर्व्ड है, और ये दो फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस है। तो ये फ्लैट सर्कल है, ये फ्लैट सर्कल है, और ये है कर्व्ड सरफेस। तो क्वेश्चन में दिया है जो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स है वो है phi c, तो फ्लैट सरफेस का कितना होगा फ्लक्स? तो चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, जो फ्लक्स ऑफ द एंटायर सिलेंडर है, इस पूरे के पूरे सिलेंडर का फ्लक्स, वो तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गॉस लॉ की मदद से। अब फ्लक्स ऑफ सिलेंडर को इस तरह से लिख सकते हैं, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड प्लस फ्लक्स ऑफ दिस फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ दिस फ्लैट सरफेस, ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जो कर्व्ड का फ्लक्स दिया है वो phi c है, तो कर्व्ड ऑफ फ्लक्स की जगह, तो फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस की जगह phi c लिख दिया, प्लस इन दोनों को देखो, ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे है Q से, तो इन दोनों में से किसे ज्यादा और किसे कम फ्लक्स मिलेगा क्या? नहीं, दोनों को बराबर बराबर फ्लक्स मिलेगा। तो फ्लक्स ऑफ दिस फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ दिस फ्लैट सरफेस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स फ्लक्स ऑफ वन ऑफ द फ्लैट सरफेस, ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस पूछा है, तो द फ्लक्स ऑफ फ्लैट सरफेस विल बिकम Q बाय एप्सिलॉन नॉट, phi c यहां चला जाएगा, और ये जो 2 का फैक्टर है ये डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। So this is the flux of one of the flat surfaces.